Okay, so Abhishek, yesterday Yes, sir. we had discussed about production. Okay, production, what we studied that production means creating utility. अगर आप किसी भी तरह का किसी के लिए उपयोगिता पैदा कर रहे हैं, टू बी ऑफ यूज, सम यूज, जो किसी के कुछ काम आ सके, ऐसी कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई सर्विस, anything if you are creating that is of some use for someone, it means production. अब देखिए यहाँ एक बात मेरे ध्यान में आ रही है, जो अक्सर होता है क्या कि आज से पहले जब इंडिया में विमेंस का उतना वर्क करने का कल्चर नहीं था, तो क्या है कि हम पीपल, वी द मेल और इन जनरल द इकोनॉमिस्ट, दे डिड नॉट वैल्यू द वर्क डन बाय विमेन. ठीक है, महिलाओं के कामकाज का जो है कोई उसको कंट्रीब्यूशन नहीं मानता था, उसको क्रेडिट नहीं देता था. ठीक है, क्योंकि वो घर में काम करती थी, घर के सारे काम करती थी, तो उसका इकोनॉमी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता था. और उन्हें कहा जाता था कि भाई आप तो घरेलू हैं, आप कुछ काम नहीं करती हैं, आपके काम का क्या वैल्यू है. क्योंकि जीडीपी में तो जो आदमी लोग काम करते हैं, बाहर जाके ऑफिस में या कहीं भी काम करते हैं, वो चीज़ें ऐड होती है. तो इसीलिए देखिए इस डेफिनेशन को और ब्रॉड किया गया है कि प्रोडक्शन मींस क्रिएटिंग यूटिलिटी. यूटिलिटी कोई जो ज़रूरत, अब ये समझिए कि खाना भी बन रहा है तो इट इज़ ऑफ यूटिलिटी फॉर समवन. बिना खाना के कोई जी सकता है क्या? नहीं जी सकता है. तो दैट इज ऑल्सो एडिंग वैल्यू. तो अब जब विमेन वर्क करने लगी हैं तो उनके वर्क का ऐड होने लगा है, तो तब तो उनको क्रेडिट मिलता है कि हाँ वो इतना काम कर रही हैं, इतना का उनका इनकम है, इतना का उनका प्रोडक्शन है. तो क्या घर में महिलाएं काम नहीं करती हैं? तो दिस इज, अब इसमें क्या है कि वेस्ट में जहाँ ज़्यादातर वर्क करने का कल्चर है तो उनका जीडीपी बहुत हाई होता है. देखिए इसको भी समझिए, बहुत लोग आपको कहेंगे वहाँ का इतना जीडीपी है, वहाँ का इतना जीडीपी है, हमारा तो इतना कम जीडीपी है. तो हमारा कम जीडीपी इसलिए है कि हमारा सही से ऐड नहीं होता है जीडीपी. वहाँ ज़्यादातर वर्किंग वीमेन हैं, तो वो जो भी काम करती हैं उसका वैल्यू ऐड हो जाता है. हमारे यहाँ महिलाएं घरों में इतना काम करती हैं, हर तरह का काम करती हैं, उसका जो है कुछ एडअप ही नहीं होता है. तो फिर जीडीपी हमारा प्रॉपर कहाँ हुआ? आर दे नॉट डूइंग सम वर्थवाइल वर्क? क्या वो बिना काम का काम कर रही हैं? घर में जो भी काम होता है सोचिए कितना उसका यूज होता है, उसके बिना कोई घर गृहस्थी चल नहीं सकता है, चाहे वो खाना बनाने की बात हो, चाहे अब देखिए वही खाना आपका घर पर बनता है तो महिला पूछता है, वही खाना आप बाहर खाने जाइए जो घर में आसानी से मिल जाता है, वो आपको बहुत महंगा पैसा खर्च करना पड़ेगा बाहर खाने के लिए. तो उतना वैल्यू का वो खाना हो जाता है घर के बाहर, लेकिन घर में उसका उतना वैल्यू हम नहीं करते हैं. कपड़े धुलवाने हैं, आप घर में कपड़े धुल जाते हैं, बड़े आराम से प्रेस कर देती हैं महिलाएं, उसको कोई वैल्यू. बाहर जाइए आप कपड़ा धुलवाइए और प्रेस करिए, देखिए समझ में आ जाएगा कितना वैल्यू है. घर में हमारा सफाई होता है, आप बाहर से मेड रख के देखिए सफाई करवा के, तो फिर पता चलेगा कि क्या खर्च होता है. तो हर काम का वैल्यू है. अब तो करने लगी हैं तब उसका वैल्यू समझ में आता है. महिलाओं की यही शिकायत रहती है, हमारे काम के कोई जो है पहचान नहीं करता है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि हमारा क्या काम का वर्थ है, और लोग समझते हैं हम बस हम भाई तो भाई बिना काम के हैं. सो दैट इज़ नॉट द ट्रू थिंग. क्योंकि जो भी काम हो रहा है उसका क्या, वो आपको जब मार्केट में आता है तब उसका समझ में आता है कि क्या वैल्यू है. आपको घर में जो खाना मिल जाता है, सब्जी मिल जाती है, मार्केट में जाके उसको खा के देखिए, उसको खरीद के देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या उसका वैल्यू है. तो ये भी प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द जीडीपी, इसको भी उठाया है इधर हाल फिलहाल में, और उसको किया जा रहा है कि सही जीडीपी का वे होना चाहिए. इसके बेसिस पर वो क्या कह देते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, ये डेवलपिंग कंट्री हैं. ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि उसका जीडीपी बहुत हाई है. अरे भाई जीडीपी हाई है क्योंकि जो भी कर रहा है वो सब वो ऐड करके दिखा रहे हैं. हमारे यहाँ तो आधा से ज़्यादा तो दिखा, आधा क्या मतलब 80% तो दिखाया ही नहीं जाता है. कितने लोग फॉर्मल जॉब्स में हैं जो कि जिनका प्रॉपर अकाउंटिंग होता है. खेती बाड़ी का काम होता है, उसका कोई हिसाब नहीं. घरों में काम होता है, लोग कितने तरह के काम करते हैं जिसका कोई अकाउंटिंग ही नहीं होता है. तो आर दे नॉट क्रिएटिंग यूटिलिटी? दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग यूटिलिटी. ठीक है, तो वही होता है कि जब तक मनी इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं, और जहाँ मनी इन्वॉल्व होने लगता है तो फिर उसका अकाउंटिंग होने लगता है, तो फिर उसका जो है लोग उसका वैल्यू समझने लगते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट बोन ऑफ कंटेंशन फॉर वीमेन कि देयर वर्क इज नॉट अप्रिशिएटेड.
तो इसीलिए व्हेन दे आर वर्किंग तो फिर उनका सारा चीज़ अप्रिशिएट होने लगता है कि देखिए भाई इतना काम करती हैं, इतना उनका इनकम है, इतना, बिकॉज नाउ इट टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। और पहले वो बिना कोई मनी के घर में सब काम कर रहे हैं तो उसका कोई पूछ नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज वी शुड चेंज अवर एटीट्यूड। ओके, सो एवरी वर्क दैट इज एवरीथिंग दैट इज क्रिएटिंग सम यूटिलिटी, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन है। अब उसको सही से वैल्यू करने का एक फिर तरीके होते हैं कि कैसे किस बात का कितना वैल्यू होगा, किस काम का क्या वैल्यू होगा, वो जो है हमें तय करने होते हैं। खैर, तो प्रोडक्शन हमने समझ लिया था कि क्रिएटिंग एनीथिंग ऑफ यूटिलिटी इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के काम आ सके या कोई ऐसा कोई तरीका बना रहे हैं, कोई सर्विस ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए कुछ साल पहले तक जोमेटो ये सब ओला ओला कहाँ थे, सब कुछ नहीं थे, अमेज़ॉन भी नहीं था। लेकिन जब शुरू हुआ और धीरे धीरे वो यूटिलिटी, क्योंकि लोग पहले सोचते थे नहीं हम तो मार्केट जाके खरीद लेते हैं, अमेज़न ने पहुंचाना शुरू किया, लोगों ने उसके यूटिलिटी को समझा। आज देखिए अमेज़न कितना बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहा है, वही सामान जो मार्केट में बिकता था वही सामान घरों तक पहुंच रहा है बस। लेकिन देखिए उसका कितना बड़ा बिजनेस है। ओला, ठीक है, जोमेटो, ये सब देखिए फूड डिलीवरी का, पहले लोग अरे ठीक है क्या है, खाना हमें जाना होगा जाके खा लेंगे। लेकिन आज देखिए कितना बड़ा, क्योंकि दे क्रिएटेड यूटिलिटी कि दे आर डिलीवरिंग द फूड एट होम और दे आर डिलीवरिंग द डिजायर्ड गुड्स एट योर डोर स्टेप। तो क्योंकि आज लोगों को ज़रूरत है, हर किसी के पास इतना समय नहीं है या एक्सेस नहीं है कि अब हम कोई भी चीज़ बैंगलोर की आसानी से मंगा सके, चेन्नई से कोई चीज़ आसानी से मंगा सके, तो उसको इन्होंने एक बड़ा ही इफ़िशियंट वे में सिस्टमेटिक कर दिया कि आप अपने ही देश नहीं बाहर विदेश से भी कोई सामान बहुत ही जल्दी आप और बहुत ही कम खर्च पर मंगा सकते हैं। रिटर्न भी हो जाता है, अगर नहीं पसंद आया आपको वो रिटर्न हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, और बहुत ही प्रॉपर ढंग से वो पैक करके अवेलेबल कराया जाता है। तो दे आर क्रिएटिंग यूटिलिटी, तो उनका एडअप हो रहा है जीडीपी में। सो प्रोडक्शन हमने समझ लिया कि कोई भी तरह का, ठीक है, आप यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो यू आर डूइंग प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर्स मैंने बताया था कल थोड़ा आपको कि वॉट एवर रिसोर्सेज कंबाइन और कंट्रीब्यूट in the production or creation of utility they are called as factors of production। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कोई सैलून खोलता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, उसमें उसका जैसे उसको थोड़ा सा ज़मीन का प्लॉट चाहिए जहाँ पर वो दुकान अपनी लगाएगा, उसको शॉप एक इस्टेब्लिश करेगा, उसको सामान कुछ अपना इक्विपमेंट चाहिए होगा, कैंची, उस तरह टेबल चेयर मिरर, ये सब मैनमेड आइटम्स हो गए। नेचुरल रिसोर्स में तो हो गया लैंड, प्रॉपर एयर, खैर एयर तो चलिए फ्री है मानते हैं, अभी भी उसको हम रिसोर्स में नहीं काउंट कर रहे, लेकिन कुछ समय बाद हो जाएगा क्लीन एयर। उसके बाद तो लैंड हो गया, उसके बाद एक शॉप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद मैनमेड आइटम्स में हो गया उसके जो भी शॉप में उसका सामान गुड्स लगेगा, मिरर है, शेविंग जेल है, जो सीजर्स है, रेजर है, चेयर है, या और जो भी चीज़ लगेगा, एसी वेसी जो भी लगाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि मैनमेड आइटम्स के बाद हो गया फिर ह्यूमन एफर्ट। सामान लगा लेने के बाद क्या कैंची अपने आप बाल काट देगी, रेजर अपने आप चल जाएगा? नहीं, उसको ह्यूमन एफर्ट लगाना होगा, आदमी को आपको लाना होगा, बिठाना होगा, उसको शेविंग करेगा, हेयर कटिंग करेगा, उसको फिर प्रॉपर हैंडल करके उससे पैसे लेगा, उसका अकाउंटिंग हिसाब किताब रखेगा, उसको फिर जाने के लिए वो करेगा। तो ये पूरा ह्यूमन एफर्ट। और उसके बाद फाइनली योर जो है मनी, क्योंकि ये सब जो आप मैनमेड आइटम्स लीजिएगा, जो भी अपना सेटअप करिएगा, उसके लिए आपको क्या है, पैसे की, बिना पैसे कैसे हो जाएगा, तो यू नीड मनी। तो ऑल दीज थिंग्स विच हैव कंबाइंड टू क्रिएट द सैलून और हेयर कटिंग सर्विस, तो दे विल बी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेयर। तो देखिए समझते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। We will try to understand factors of production. Yes, production of goods and services requires some factors of production। देखिए फैक्टर का ऐसे भी एक मतलब होता है कि the components, the ingredients
कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे कोई भी चीज़ मिल के बनी है। तो एक जनरल मीनिंग भी होता है फैक्टर का। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा था फैक्टर, तो जो नंबर जिस भी नंबर से डिवाइड उसके जो होता है जिसका वो मल्टीपल होता है उसको फैक्टर्स करते हैं, यानी उसको मल्टीप्लाई करके उसको बनाया गया है। तो उसी तरह यहाँ है, जो भी चीज़ें कंबाइन करके कोई चीज़ बनाती हैं उनको फैक्टर्स कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहा जा रहा है कि कोई भी गुड या सर्विस क्रिएट करने के लिए हमें कुछ भी उसके कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द फैक्टर्स विच हेल्प अस इन प्रोडक्शन आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसी को दूसरे शब्द में कहा जा रहा है कि जो चीज़ें भी किसी चीज़ों को बनाने में, पैदा करने में या शुरू करने में हमें उसकी ज़रूरत होती है, उन्हें ही हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लैंड, प्लाउज, बुलक्स, सीड, laborers, irrigation, pesticides, etc. are required for growing crops। तो यहाँ देखिए कहा गया कि जो क्रॉप्स, कोई फसल उगाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वी नीड लैंड, हमें ज़मीन की ज़रूरत है जहाँ खेत है जहाँ हम बोएंगे। लैंड, देन प्लाउज, वहाँ हमें हल की ज़रूरत पड़ेगी खेत को जोतने के लिए। देन वी नीड बुलक्स, हमें बैलों की ज़रूरत होगी जो वो काम करेंगे, जोतेंगे खेत को। देन वी नीड सीड, हमें बीज चाहिए जिसको हम बोएंगे। देन वी नीड लेबरर्स, हमें काम करने वाले लोग चाहिए, मजदूर चाहिए। वी नीड इरीगेशन, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, पानी सिंचाई करने के लिए। एंड वी नीड सम केमिकल्स, दैट इज़ पेस्टिसाइड्स, ताकि बीमारियों को, कीड़े मकोड़ों को दूर रख सके। तो इतनी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तब जाके हमारी फसल उग पाती है, तैयार हो पाती है। तो यानी कि एक फसल, ग्रोइंग क्रॉप्स में क्या क्या फैक्टर्स लग रहे हैं? द फैक्टर्स आर लैंड, प्लाउज, बुलक्स, सीड, लेबरर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, etc. Similarly, for the production in factories, land, building, machines, laborers, capital, organizers, market, etc. are essential. उसी तरह अगर दूसरी तरफ हम किसी फैक्ट्री में जो कामकाज चलता है उसको अगर देखें, वो उस प्रोडक्शन पे फोकस करें, तो वहाँ में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? लैंड, वहाँ भी हमें ज़मीन चाहिए जहाँ फैक्ट्री हम बनाते हैं। देन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग चाहिए जिसमें फैक्ट्री काम होता है, जिसमें मशीन्स, मशीनों की आवश्यकता होती है। लेबरर्स, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। कैपिटल, हमें पैसों की ज़रूरत होती है जिससे हम पूरा सेटअप करते हैं अपना। ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि पूरे काम को देख रेख करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है, जो मजदूरों, इनके ऊपर मैनेजर्स का, सुपरवाइजर का, ये सब का काम करते हैं। देन मार्केट, और उसके बाद हमें एक बाज़ार भी चाहिए होता है जहां हम जो भी बना रहे हैं सामान उसको बेच सके। नहीं तो वो बनने का क्या मतलब अगर बेचे नहीं तो? वो उसको बना के स्टोर करने के लिए तो होता नहीं है, बनाया जाता है ताकि उसको बेचा जा सके। अगर नहीं बिकेगा तो सारा पैसा फंस जाएगा, वैसे डूब जाएगा। तो मार्केट, तो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन होता है वहाँ फैक्टर्स क्या क्या हो गए? तो यहाँ हमने देखा लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, लेबरर्स, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर्स, मार्केट, एट्सेट्रा। सो इन जनरल अगर हम देखें, इन जनरल इन ऑल द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो खेतों में हो रहा हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो रहा हो, चाहे घरों में हो रहा हो, कहीं हो रहा हो, तो इन जनरल अगर ब्रॉड वे में इफ वी सी, तो वी फाइंड देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हाट आर इन जनरल? फर्स्ट इज लैंड। कहीं भी आप कोई भी काम करिएगा तो उसके लिए कहीं जगह चाहिए आपको, बिना जगह के कोई काम हो नहीं सकता है। भले ही वो जगह, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंपनी एक गैराज से शुरू हुआ था, लेकिन गैराज भी तो चाहिए था ना, हवा में तो काम नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां गैराज से शुरू हुई, ठीक है, गैराज में ही वो पुराने एक छोटे से गैराज से वो काम 5 लोगों ने करना शुरू किया और उससे बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई। तो लेकिन वो गैराज भी आपको चाहिए कम से कम, फिर ज़्यादा जगह तो फैक्ट्री सेटअप करना है तो बहुत सारे हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। तो द लैंड इज़ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी वर्क। सेकेंड इज लेबर, बिना आदमी के मेहनत के तो कोई काम हो नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ मेहनत चाहिए आदमी का, दैट इज लेबर। देन थर्ड इज कैपिटल, यू नीड सम स्टार्टिंग मनी।
आपको अपना काम शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग मनी चाहिए होता है, भले ही आप कैसा ही छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम कीजिए। एक मतलब एक मान लीजिए कि गांव का साधारण आदमी है और वो बाल ही काटना चाहता है, वो गरीब है, वो चाहता है ठीक कहीं नहीं, वो सड़क पर ही बैठ के करेगा। मान लीजिए वो कोई चीज़ नहीं, उसका इतना गरीब है कि वो कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर भी उसको मान लीजिए वो सड़क पर ही नीचे बिठा के ज़मीन पर ही बाल काटेगा, फिर भी उसको कम से कम एक आईना और एक कैंची कंघी का तो ज़रूरत पड़ेगा, और इसके लिए उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए कम से कम। द मोस्ट बेसिक कि ही विल नीड अ सीजर, ही विल नीड अ कोम एंड ही विल नीड अ मिरर। या मिरर ना भी लो, चलो मिरर भी ना लो, मिरर को भी खत्म कर दो, तो कम से कम कटिंग के लिए जरूरी है, that is the comb and scissors. He will need that, and for that also he will need some मिरर भी जरूरी है, आदमी सब जाता है तो बिना मिरर नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है इन द वर्स्ट केस कि ही डजंट अफोर्ड दैट ऑल्सो, उसको उतना ही पैसा नहीं है, वो सोचता है कि ठीक है मैं बिना मिरर के काम शुरू करूँगा, आगे चल के ले लेगा, बट इन द स्टार्टिंग व्हेन ही डजंट हैव एनी मनी, सपोज सबके पास हर तरह का पैसा नहीं होता है मान लीजिए, तो इवन इन द सिंपलेस्ट केस ही विल नीड एटलीस्ट अ सीजर एंड अ कोम टू स्टार्ट हिज वर्क। तो सम मनी इज रिक्वायर्ड, और वो मनी जो है कुछ रुपयों से लेके लाखों करोड़ों तक का भी होता है। बड़ा फैक्ट्री सेटअप होता है तो उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए भी चाहिए होते हैं, और छोटा से छोटा काम के लिए हो सकता है कुछ 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ऐसे काम से भी शुरू किया जा सकता है। और काम का कुछ नहीं, काम देखिए अभी जैसे आप देखिए यहाँ मैं देखता हूँ बच्चों को, वो फूल तोड़ तोड़ के बेचते रहते हैं, ठीक है, कोई पूजा आया, त्यौहार आया, या वैसे भी डेली, तो कुछ फूल वो घर घर बांटते चलेंगे, बेल के पत्ते या कुछ भी। तो देखिए वो भी जो तोड़ रहा है तो वो भी प्रोडक्शन है, ही इज क्रिएटिंग यूटिलिटी बिकॉज समवन नीड्स दोज फ्लावर्स और दोज लीव्स। किसी को ज़रूरत है पूजा करने के लिए, और हम रेडी हो जाते हैं कि ठीक है भाई 1 रुपया ले लो, 2 रुपया ले लो, 5 रुपया ले लो, जो भी पैसा है, तो ही इज अर्निंग मनी, he is creating some utility, he is selling some flowers or leaves और माला वगैरह जो भी बेचे, तो या कुछ तोड़ के ले आता है, जो भी करता है, तो वहाँ उसे बहुत ही कम हो सकता है कि कुछ रुपयों में ही उसका काम हो जाए स्टार्ट करने के लिए। कहीं उसे कोई जो है कोई रुपया कुछ जमा करना होता है कि हाँ भाई हम फूल तोड़ने देंगे, पत्ता तोड़ने देंगे, उसका तो कुछ पैसा लेंगे, या कुछ भी वो करता है, तो मतलब मिनिमम मैं एक आपको मैंने केस बताया कि जहाँ पैसों की मिनिमम ज़रूरत है, लेकिन वहाँ भी कुछ तो ज़रूरत होती है, भले ही कुछ रुपए हो। सो वी नीड कैपिटल। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। कहीं भी कामकाज होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एक सिस्टमैटिक करना होगा आपको, ठीक है। जैसे मैं अभी जैसे एग्जांपल लिया आपको कि मान लीजिए कोई फूल बेचता है, तो वहाँ भी उसे इतना ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि हाँ इसी टाइम में फूल तोड़ना है, क्योंकि सबको पूजा के समय सुबह ही पूजा होती है, रात में नहीं पूजा होती, शाम में नहीं होती है, दोपहर में नहीं होती है, तो उसको सुबह सुबह एक टाइम से सब जगह डिलीवर करना हो, तो उसको इतना ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि हाँ सुबह अपना समय पर जाके वो फूलों को या पत्तों को तोड़ ले और उसको फिर घर घर बांटना शुरू कर दे और घर घर से पैसा लेना शुरू कर दे। तो इवन इफ ही इज डूइंग इंडिविजुअल वर्क, एक ही आदमी का भी वर्क है, तब भी उसको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ये चाहिए कि वो समय पर तोड़ेगा और लोगों को लाके समय पर देंगे, लोग भी उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें समय पर दिया, वो लेट करेगा, पूजा हो गया तो कहेगा भाई मैं पूजा किया तब तो तुम दिए नहीं, अब क्या करें उसका। तो पीपल विल एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर ऑन टाइम एंड ही विल ऑल्सो ही विल एक्सपेक्ट पीपल टू पे ऑन टाइम, कि भाई हम आपको लाए हैं तो हमको पैसा दे दीजिए। तो इतना ऑर्गेनाइजेशन वर्क का मिनिमम चाहिए। ऑन टाइम आपको कोई भी चीज़, कोई बेचता है, कोई फल ही तोड़ के बेचता है कहीं सड़क किनारे, मान लीजिए किसी का बाग से आम तोड़ के लाता है और सड़क किनारे खड़ा होकर बेचता है, तो उसको भी है कि उसको फल तोड़ लेना है, उसको देखना है कि हाँ जो बिकने लायक हैं, जो पक गए हैं प्रॉपर, उसको तोड़ना है देख के, और उसको खड़ा होना है ताकि लोग जो आए जाएं, वो पता चला सारे लोग गुजर गए उसके बाद पहुंच रहा है दोपहर में, तो उसको कौन खरीदेगा। सुबह जब लोगों के आने जाने का समय है तब वो खड़ा रहेगा, कि दिन में दोपहर में फिर खड़े रहिएगा तो कौन उस समय आ रहा है खरीदने। तो इवन इन द मोस्ट बेसिक वर्क यू नीड सम ऑर्गेनाइजेशन,
और फिर जितना ज़्यादा फिर वर्क है, ठीक है, तो जैसे कोई बच्चा मान लीजिए पेपर ही बांटने का काम करता है, बहुत से बच्चे करते हैं पेपर बांटने का भी काम। तो वहाँ क्या है कि आपको वेंडर से जो है पेपर कलेक्ट करना होगा, उसके लिए आपको टाइम जाना होगा। और जानते हैं इनका वर्किंग इतना स्ट्रिक्ट होता है, अब मैंने दिल्ली में देखा है, आप 2 मिनट लेट होइएगा वो आपको नहीं देगा, अगले को दे देगा, आप खड़े रहिए अब लाइन में। उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, वो इतना टाइम का पंक्चुअल होता है, वो लेट आप होइएगा तो मतलब ऐसे ऐसे मैंने देखे बिगड़ जाते हैं, क्यों नहीं आए भाई, तुम्हारा टाइम, अब हम दूसरे को अब आपको देखेगा ही नहीं, आप खड़े रहिए, आपका डिलीवरी लेट हो जाएगा फिर। तो बहुत टाइमली वर्क होता है, बहुत इफिशिएंटली वर्क होता है, अपना अपना फटाफट पैसे का हिसाब कीजिए, सब जो भी है करके करा के अपना निकलिए बांटने, क्योंकि लेट हो जाएगा, लोग हर किसी को टाइम पर चाहिए पेपर, तो आपका काम लेट होता जाएगा, लोग शिकायत करेंगे, आपका पेपर लेना आपसे बंद कर देंगे। तो और जैसे जैसे काम फिर डेवलप होते जाए, एडवांस होते जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की, देखिए अब जितने लोग ऑफिस जाते हैं हर तरह के, और उसमें भी तरह तरह का काम है, प्राइवेट जॉब है, उसमें तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए बायोमेट्रिक से एंट्री होती है, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, इतने लोग होते हैं कंपनी चलाने के लिए, वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए सरकार पूरा क्या है, सरकार इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कामकाज ठीक से हो सके, देख के लोगों का जो हित में काम है वो हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड सम ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक ऑपरेशन टू डिलीवर टू डू एनी वर्क। बिना कोई सिस्टमैटिक ऑपरेशन के वर्क नहीं होगा सक्सेसफुल, ठीक है। पता चला कि सब लोग ऑफिस निकल गया, उसके बाद घर में पेपर डाल रहा है, तो सब गुस्सा करे, भाई सुबह हमको पढ़ना था पेपर, हम ऑफिस चले गए, उसके बाद तुम दे दिया पेपर, तो क्या होगा फिर, उस पेपर को कौन पढ़ने वाला है। तो यू हैव टू डिलीवर ऑन टाइम। तो थिंग्स टेक प्लेस properly only if there is some organization. And next is enterprise. The last and very important is enterprise. Enterprise क्या होता है, what is enterprise? enterprise का बताएंगे कुछ मतलब? प्राइवेट कंपनी के अंदर में काम करता हूँ। नहीं, एंटरप्राइज का मतलब प्राइवेट कंपनी, आप एक सामान्य है जो समझ है वो आप कह रहे हैं, क्योंकि एंटरप्राइजेज नाम लोग रख लेते हैं अपना अपना जो है उसका। देखिए एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई कोई नया काम शुरू करना, किसी नए काम जो नया शुरुआत होता है उसको एंटरप्राइज कहा जाता है। और नया का मतलब है कि ये नहीं कि नया दुकान शुरू कर रहे हैं तो नया हो गया। नया का मतलब होता है यहाँ कि समथिंग दैट इज नॉट बीइंग डन ऑलरेडी, जिसको कोई कर नहीं रहा है, वो नया। नया मतलब ये नहीं कि चकाचक दम कटवा के दुकान एक बनवा लिए और उसमें अपना जो है राशन बेचना शुरू कर दिए, तो वो नया काम, वो नहीं। नया का मतलब यहाँ होता है कि समथिंग दैट इज नॉट बीइंग ऑलरेडी डन बाय समवन, उसको एंटरप्राइज कहते हैं। ऐसे एंटरप्राइज का मतलब इंग्लिश लिटरेचर में एफर्ट होता है, एनी एफर्ट इज कॉल्ड एंटरप्राइज, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका एक थोड़ा स्पेशल मीनिंग होता है। तो वो मैं सभी हाँ अच्छा, 1 मिनट अभिषेक, जस्ट आई एम डिस्कनेक्टिंग। हाँ यस, सो इन इकोनॉमिक्स एंटरप्राइज मीन्स कि
ऐसे हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन अब करने वाले हैं सभी चीज़ों का, लेकिन हाँ, एंटरप्राइज मीन्स डू in economics enterprise means doing something which is not being done by others. Which is not being done by anyone slash others. हाँ, मतलब जो जो कोई कर नहीं रहा है, जैसे देखिए जो आस पास में नहीं, वो हो सकता है कि आसपास में ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। वो आसपास से लेके अपना शहर, अपना गांव, अपना राज्य, अपना देश भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके स्केल पर, आपकी स्केल पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है, जैसे बहुत से लोग जो शहर में करते रहते हैं लेकिन गांव में कोई नहीं करते रहता है, तो उस गांव में जो शुरू करेगा उस काम को, उसको एंटरप्राइज कहा जाएगा, क्योंकि उस गांव में कोई नहीं कर रहा था, उस गांव में उसने शुरू किया। दिल्ली पटना में हो रहा होगा, नया काम ना जो वहाँ के आसपास के लोग नहीं कर रहे। हाँ हाँ, यस, नया करना, हाँ, कोई भी नया काम करना जो अभी तक वहाँ नहीं हो रहा है या उस तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो खैर चलिए, अब हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो हमने अभी देखा कि मोटे तौर पर इन ब्रॉडली वी हैव 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज एंटरप्राइज। इसी को हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही कई बार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स का मतलब हुआ माध्यम जिसका इस्तेमाल करके कोई काम होता है। तो एक ही बात है, उससे आप फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाता है, मीन्स जो है वो जनरल टर्म है, बातचीत में इस्तेमाल होता है, तो उसे हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। यानी प्रोडक्शन किस चीज़ों के माध्यम से हो रहा है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हो रहा है। तो जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े रहेंगे वो उसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े रहेंगे वो उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। दोनों एक ही, एक ही चीज़ है। मैं वही बोल रहा हूँ कि दोनों कहने का मतलब, मीन्स भी जहाँ वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो वो वही चीज़ है, और फैक्टर्स जो है वो भी वही चीज़ है। फैक्टर्स इकोनॉमिक टर्म है, मीन्स जो है वो इंग्लिश जनरल का टर्म है। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखेंगे एक एक करके हम लोग इन फैक्टर्स को देखेंगे, थोड़ा उनको स्टडी करेंगे। सो आवर फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। देखिए, लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया आपको कि कोई भी काम आप शुरुआत करेंगे, यू विल नीड सम लैंड। आखिर आप काम कहाँ करेंगे? अब जैसे आप एक, मान लीजिए कोई फल बेचना चाहता है, वो सोचता है कि अच्छा मैं फलों का धंधा करूंगा। मान लीजिए बहुत गरीब है, उसके पास, वो सोचता है मैं एक पेड़ लगाता हूँ, या उसने एक पेड़ लगाया है आम का और उसके फल वो बेचना चाहता है। तो आम के पेड़ लगाने के लिए भी उसे कहीं जगह चाहिए। अगर आप आज के डेट में सोचते हैं कि हाँ आगे चल के आम का बिजनेस करेंगे, आम के पेड़ हवा में तो लगेंगे नहीं, उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए। ये तो हो गया। अब उसके बाद आम, जब आपके पेड़ तैयार हो जाएंगे, आम के फल हो जाएंगे, आम के फलों को आप लेके बेचिएगा, तो बेचने के लिए भी कहीं आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, दो तरीके हैं, या तो आप कहीं एक जगह उसका अपना सेटअप करिए, खड़े होके स्टॉल लगा के बेचिए, या दुकान बना के बेचिए, या घूमते हुए बेचिए। तो जगह की ज़रूरत आपको
होगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप अपना रिजर्व जगह चाहते हैं तो आपको दुकान वगैरह लेनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। अगर आप चलते फिरते बेचना चाहते हैं तो भी आपको ठेले वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। तो लैंड, एनी वर्क वी नीड लैंड। जनरली लैंड इज मेंट फॉर ग्राउंड एंड इट्स अपर लेयर। कहा जा रहा है कि सामान्यतः लैंड का मतलब हमारा होता है ग्राउंड यानी ज़मीन, और उसका अपर लेयर जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है। अब ज़मीन के नीचे घुस के तो काम नहीं जनरली होते हैं, ऊपर ही होते हैं, लेकिन वो कहीं भी हो सकता है, आगे देखेंगे। बट इन इकोनॉमिक्स लैंड इज मेंट फॉर ऑल द फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर। देखिए, लैंड वर्ड जो हम बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है कि नेचर से जो भी हमें फ्री चीज़ें मिलती हैं, जिनके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है किसी को, वो सारी चीज़ों को हम लैंड ही कह देते हैं। समझ रहे हैं? लैंड कहने का मतलब खाली ज़मीन नहीं है, अब ये ब्रॉड टर्म हो चुका है। तो लैंड जब हम बोलते हैं तो लैंड का मतलब होता है कि ज़मीन अगर मिल रहा है, वहाँ हवा है, वहाँ पानी हमें मिल रही है नदी से, वहाँ पेड़ पौधे हैं जिनसे कि हम फलों को भी तोड़ सकते हैं, लकड़ियों को भी तोड़, मतलब जो भी चीज़ें हमें नेचर से फ्री में मिल रही हैं वो सब चीज़ों को एक साथ हम लैंड ही कह देते हैं। ये क्लियर हो गया? हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई, हम जैसे देखे हैं, सब होता है, मान लीजिए मिनरल वाटर बेचने का काम कर रहा है, कोई करना चाहता है, उसके लिए प्लांट लगाना है, तो वो ऐसा जगह साइट देखता है जहाँ नदी बह रही हो, वहीं पर ज़मीन ले लिया, वहाँ नदी के पानी को वो लेता है, उसको फिल्टर करता है, उसको पैक करके बेचता है। तो उस नदी के पानी के लिए उसको किसी को पैसा देना पड़ता है? नहीं, वो जानबूझ के वहाँ करता है कि फ्री में पानी मिल जाएगा, ज़मीन भी वहीं पर है, पानी भी मिल जाएगा। तो वहाँ उसको लैंड भी मिल गया और वाटर भी मिल गया, तो दोनों उसको मिला के लैंड ही बोलेंगे, वो लैंड और वाटर अलग अलग नहीं बोलेंगे। समझ गए? जो उसे वाटर मिला, जो उसे लैंड मिला, वो सब हम एक साथ मिला के उसको लैंड में ही रखेंगे। समझ गए? हाँ, तो लैंड आप समझ गए। 10 बिसाइड्स द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड लैंड इंक्लूड्स माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर, सी, विंड, सन, मिनरल एटसेट्रा। देखिए, तो लैंड में ऊपरी सतह जमीन का जिस पे हम कोई भी काम करते हैं, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लैंड इंक्लूड्स माउंटेन, पहाड़ वगैरह भी हैं, वो भी लैंड में आ जाता है। फॉरेस्ट, जंगल है, वो भी लैंड में आ जाता है। रिवर है, वो भी लैंड में आ जाता है। सी है, वो भी लैंड में आ जाता है। विंड है, हवा चलती है, वो भी लैंड में आ जाता है। सन, वो भी लैंड में आ जाता है। मिनरल, जो ज़मीन के नीचे से हमें मिलती है खोदने पर चीज़ें, वो सब, ये सारी चीज़ें लैंड में ही इकोनॉमिक्स में काउंट की जाती हैं। इकोनॉमिक्स में इन सब को लैंड में ही रखा जाता है, उसके लिए अलग अलग वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, वो सबको एक साथ लैंड में। तो जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई प्लांट स्टेप बना रहा है जिसमें कि मान लीजिए गर्म होता है, मशीनें काफ़ी गर्म होती है और वहाँ खूब हवाएं चलती है, तो क्या उसका अपने आप हवा से ठंडा हो जाता है? तो वो हवा भी उसके लिए लैंड में काउंट हो जाएगा। अगर हवा नहीं चलती तो उसको क्या करना पड़ता, उसको फैन चलाना पड़ता ठंडा करने के लिए, जिसमें उसको बहुत सारा फैन, एक तो फैन खरीदना पड़ता है और उसमें फैन का बिजली भी लगता है जो ठंडा करने के लिए। लेकिन जहाँ हवा चल रही है, हवा है, हवा से अपने आप ठंडी हो जाती है, तो वो हवा उसको फ्री है, वो हवा उसको लैंड में आ जाता है। तो लैंड में मैंने आपको बताया कि ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर इंक्लूडेड, जो भी नेचर से हमें फ्री मिल रहा है, जिसका हम यूज कर रहे हैं किसी तरह से, वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। जैसे सोलर पावर जो बेच रहा है, मान लीजिए मैं बिजली बेचने का काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, घर के ऊपर लगा लेता हूँ सोलर पावर जो है, पैनल्स बड़े बड़े लगा लेता हूँ, और मैं बिजली सप्लाई करने का काम, उसका चार्ज करता हूँ कि हाँ 1 घंटे का 10 रुपये बिजली जो भी है। तो मुझे क्या है, मुझे सन के लाइट से ही तो बिजली पैदा हो रही है, तो वो सन का लाइट फ्री में मिल रहा है मुझे, उसके लिए किसी को भगवान को चार्ज देना है, टैक्स देना है? नहीं। तो वहाँ वो सन का लाइट ही मेरे लिए लैंड हो जाएगा। समझ में आ गया?
तो ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर दे आर इंक्लूडेड एज लैंड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप लैंड से समझ गए इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है लैंड से। हाँ, दीज फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर ऑलवेज हेल्प इन प्रोडक्शन। ये जो फ्री गिफ्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इनका हमें प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। अब ये देखिए, प्रोफेसर मार्शल आ गए, इनका डेफिनेशन हमें सुनते हैं, हमें भी बहुत मतलब 9th क्लास में तंग किए थे। प्रोफेसर मार्शल जो है ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, तो हर जगह सबको जो है डेफिनेशन देने पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि लैंड डज नॉट ओनली मीन द अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ बट द होल एंड फोर्सेज विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैन्स एड इन लैंड, वाटर, इन एयर एंड लाइट एंड हीट। ये प्रोफेसर मार्शल का जो डेफिनेशन है वो है कि लैंड डज नॉट ओनली मीन द अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ, सिर्फ जमीन का ऊपरी हिस्सा नहीं बल्कि बट द होल, पूरा जमीन जो है वो सब तो लैंड में आएगा ही। यानी जमीन के नीचे भी, आप जमीन के 50 फीट नीचे खोद के कुछ निकाल रहे हैं तो वो भी आपका लैंड ही हो जाएगा। जमीन के नीचे पंप करके आप पानी निकाल रहे हैं वो भी आपका लैंड में ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया। एंड फोर्सेस विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैन्स एड, और नेचर हमें जो कई तरह की शक्ति देता है जिससे हम काम, ऊर्जा देता है जिससे हम यूज करके काम करते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, इन तीनों में किसी भी तरह का वो हमें कोई, जैसे कि अब हवा से हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे विंड मिल्स होते हैं, वहाँ क्या है, वो मिल कैसे चलता है, विंड से चलता है, बिजली से नहीं, वो विंड से चलता है। हवा चलेगी तो वो घूमेगा, काम करेगा। तो उसके लिए उसको किसी को अभी टैक्स नहीं देना है हवा के लिए, तो वो भी उसको लैंड में आ जाएगा। यानी समझिए कि जो चीज़ फ्री है वो लैंड हो गई, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है वो लैंड हो गया। ठीक है, कल को इंटरनेट भी कहीं फ्री में मिलेगा कि भाई सरकार ने लगा दिया है, वहाँ फ्री वाईफाई है सबके लिए, किसी के लिए, और वहाँ आप मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं तो वहाँ इंटरनेट भी आपका लैंड में हो जाएगा, क्योंकि फ्री वाईफाई है, फ्री है किसी के लिए भी। आप स्कूल खोल रहे हैं, आपको फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं सरकार का, तो वो फ्री वाईफाई भी जो है वो लैंड में आ जाएगा। कहीं अगर सरकार फ्री में बिजली देती है, समझिए इस बात को, सरकार फ्री में बिजली देती है कि हाँ जो भी लगाएगा उसको बिजली फ्री मिलेगी, तो वो भी आपको लैंड में आ जाएगा। यानी जिसके लिए आपको कुछ, अब यहाँ ये है कि पहले हम नेचर की ही चीज़ों को लेते थे, अब हम गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई चीज़ों को भी उसमें काउंट करते हैं। हाँ देखिए, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट शुड बी यूज्ड केयरफुली। तो कहा जा रहा है कि लैंड जो है हमें नेचर से मिलने वाला एक रिसोर्स है और इसका इस्तेमाल सावधानी से होना चाहिए, केयरफुली होना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग हैव यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन अबंडेंस। बहुत सारी इस तरह की साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई हैं जो ये कहती हैं कि आजकल की जो खेतीबाड़ी के तरीके हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो हम उनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से करते हैं और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। पहले लोगों को हाथ से खोदना पड़ता था, तो धीरे धीरे कुछ भी काम होता था, निकलता था। आज आपके पास मशीनें आ गई, एक ही दिन में पूरा खोद के ज़मीन में जितना निकाल लीजिएगा। तो इसके कारण रिसोर्सेज का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से इधर बढ़ा है मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्निक्स है। तो कहा जा रहा है कि आजकल के जो प्रोडक्शन के तरीके हैं या फार्मिंग के तरीके हैं, तो उसमें रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बाय द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स द फर्टिलिटी ऑफ लैंड हैज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स।
अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन समझाया था कि व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, द लार्ज स्केल ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स especially wheat and rice, it is called as green revolution in India. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्पस क्या था, क्योंकि देर वॉज अ टाइम व्हेन देर वॉज लैक ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री, वी डिड नॉट हैव एनफ फूड ग्रेन्स टू फीड आवर पीपल एंड फीड आवर आर्मीज, सो टू फीड देम we have to implement new measures which were called as green revolution. तो हमारी जनता को खाने के लिए इतना अनाज उपलब्ध नहीं था उस समय, बहुत उसमें राशन में बांटा जाता था जो है अनाज वगैरह, और लिमिट होता था, इतना ही मिलेगा, इतना ही गेहूं मिलेगा, इतना ही चीनी मिलेगा, इतना ही केरोसिन ऑयल, जो भी चीज़ें मिलती थी राशन से लोग बाजार से भी खरीदने पर लिमिट होता था, इससे ज़्यादा नहीं बेचा जाएगा एक आदमी को, ऐसा भी समय था, बिकॉज हमारे यहाँ कमी थी। तो इसको डेवलप करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट लाया गया ताकि हमारे अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाए और 3-4 गुना बढ़ा। जो पहले 56-70 मिलियन टन्स होते थे, उसके बाद हमारा हो गया 200 मिलियन टन्स, आज के डेट में हमारा 240 मिलियन टन्स के आसपास एवरेज रहता है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। तो बढ़ाया गया ताकि हर किसी को भरपेट खाने के लिए उपलब्ध हो सके, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और अमीर को तो हमेशा से रहता ही है, दिक्कत बेचारे गरीब को ही होती है। तो गरीबों को भी प्रॉपर फूड अवेलेबल कराया जा सके, तो उसके लिए जब सही मात्रा में फसल उगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरेगा। तो ये पर्पस था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। लेकिन लोगों ने उसको क्या किया कि भाई ये तो पैसा कमाने का तरीका है, जितना ज़्यादा फसल उगाएंगे उतना ज़्यादा बेचेंगे तो उतना हम पैसा कमाएंगे। तो लोगों ने क्या किया कि जो बढ़ाना था उसको इतना बढ़ा दिया, ठीक है, कि खाद डाल डाल के उनको कहा गया कि खाद डालने से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। उन्होंने सोचा कि अरे 1 बोरी खाद डालने से बढ़ेगा तो क्यों ना हम 5 बोरी डाल दें, और ज़्यादा प्रोडक्शन 5 गुना हो जाएगा, ऐसा सोचा उन्होंने। एक कहानी पढ़ी होगी आपने कभी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में, कि एक मुर्गी दिया और उसको भगवान ने, जिसने भी कहा कि भाई रोज ये तुमको 1 अंडे देगी, 1 अंडा ले लिया करना, जिंदगी तुम्हारा सुधर जाएगा, खुश। कुछ दिन तो खुश रहा, फिर सोचा कि उसका लालच बढ़ गया, बोला कि अरे रोज 1 अंडे से क्या होगा, इतना दिन लगेगा हमको अमीर बनने में, क्यों ना आज ही उसका पेट फाड़ के सारा अंडा निकाल ले, एक ही साथ तुरंत अमीर हो जाऊंगा। बस उसने मुर्गी का पेट फाड़ दिया, मुर्गी मर गई बेचारी, अंडा खत्म। तो यही हाल होता है कि अब जब आपको दिया गया कि ठीक है आप डेवलप कर लीजिए अपना, लोगों ने सोचा क्यों न तुरंत ही सब पैदा कर लें, बेच के तुरंत हम माला माल हो जाएं, इतना खाद डाल दो, इतना खाद दो, आप 5 गुना खाद डाल दीजिए, थोड़े ज़मीन 5 गुना पैदा करने लगी। उसका नुकसान ये हुआ कि ज़मीन की फर्टिलिटी जो है धीरे धीरे घटती चली गई, केमिकल से बेचारे का जो है अनपच हो गया, पेट खराब हो गया ज़मीन का केमिकल्स खा खा के, और ज़मीन की पैदावार घटते चली गई। आज देखिए बहुत बड़े बड़े प्लॉट हैं ज़मीन के बड़े बड़े राज्यों में, जो कि आज अनफिट हो गए हैं प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनका फर्टिलिटी बहुत लो, ख़त्म के बराबर हो गया है। इतना हमने जो है उसका खाद डाल डाल के कचूमर निकाल दिया ज़मीन का। दूसरी तरफ ऐसे ही सिंचाई का होता है, पानी पटाने का, तो लोगों ने समझा कि अच्छा ज़्यादा पानी पटाएंगे ज़्यादा अनाज होगा, ऐसा करो इतना पानी भर दो कि बहुत अनाज हो। मोटर उनको मिल गया, बिजली फ्री मिल गया, पानी बहाना शुरू कर दिया, इतना पानी निकाल लिया कि आज मोटर पानी का लेवल चला गया है नीचे। अब राज्यों में पानी की दिक्कत है, सब मोटर फेल हो रहे हैं क्योंकि पानी नीचे चला जाता है ही नहीं। पिछली गर्मी में यही हाल हुआ था, सब के सब मोटर फेल हो गए थे क्योंकि पानी का लेवल नीचे चला गया। पानी आपने सब ज़मीन से निकाल दिया और रिचार्ज होता नहीं इतनी जल्दी। तो गांधी ने कहा था, इस पर एक एस्से आया था IAS में लिखने, कि देयर इज एनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड्स ऑन दिस अर्थ बट नॉट एनफ इवन टू सेटिस्फाई वन मैन्स ग्रीड। इस पर एस्से लिखना था। तो गांधी ने कहा था कि धरती पर सबको ही ज़रूरत पूरा करने के लिए काफ़ी है, जितने भी लोग हैं इस धरती पर,
लेकिन लालच की बात की जाए तो एक आदमी की लालच पूरी करने के लिए भी वो कम पड़ जाएंगे। लालच की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि बहुत सारे रीजन्स जो है उस पर इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया लोगों ने कि आज उनकी फर्टिलिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। हाँ, उसी तरह ये तो हमने एक खेती बाड़ी की बात की। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिजिकल थिंग्स नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड एक्सेसिवली। अगर हम फैक्ट्रियों में भी कोई सामान बना रहे हैं तो उसके भी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और हम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग ए नंबर ऑफ ट्रीज हैज़ टू बी कट डाउन। अब देखिए कि एक बिल्डिंग बनाने में कितनी लकड़ी की ज़रूरत होती है और उसके लिए कितने पेड़ों को काटा जाता है। तो तेजी से बिल्डिंगें बन रही, देखिए चारों तरफ देखिएगा तो खाली बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रही है। खाली जो सबसे ज़्यादा अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। कुछ भी काम जब कोरोना में नहीं हो रहा था, सब कुछ रुका हुआ था, तब भी बिल्डिंगें बन रही थी। लोगों ने सोचा कि फ्री बैठे हुए बिना काम के घर में बैठे हुए, क्यों ना अपना बिल्डिंग ही बना ले। कम से कम बिल्डिंग बनाने का जो काम है, जो 2 फ्लोर बनाया था वो 4 फ्लोर कर लिया, जो 1 फ्लोर बनाया था वो 2 फ्लोर कर लिया, जो नहीं बनाया था वो नया मकान बना लिया। बोला बैठे हुए हैं तो क्या दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं 1 साल 1.5 साल में। तो या तो लोगों ने बच्चे पैदा किए या बिल्डिंगें बनाई। बच्चे भी पैदा किए गए उस समय में कि ठीक है टाइम पास करना है तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कर लेते हैं, बच्चा हो जाएगा इसी में एक जो है। तो खैर, कहने का मतलब है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग वी यूज ए लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे तेजी से नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस भी हो रहा है। हम बहुत तेजी से नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। अब लालच का क्या कहिएगा, देखिए बिहार में बालू का लाइसेंस मिलता है, लोग बोलता है कि डेली 5 ट्रक बालू निकालना है, वो डेली 100 ट्रक निकालेगा बालू, घूस खिला देगा अफसर लोग को, हो गया, अपना बेच रहा है 5 ट्रक की जगह 50 ट्रक। तो देखिए उस पर लगाम लगी थी, अभी जो है पुलिस वुलिस पर भी गोली चला देते हैं ये लोग, किसी का नहीं देखते हैं पैसा क्या है। खैर, सो नाउ वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ लैंड। अब लैंड हम जब एक फर्स्ट फैक्टर को ले लिए हैं, लैंड को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज 1.1, लैंड इज फिक्स्ड और स्टैटिक। अब लैंड का जो पहला फीचर है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है। लैंड तो फिक्स्ड है भाई, जमीन फिक्स्ड है। अब जो हमारी जमीन है, खेत है, वो खेत फिक्स्ड है हमारा, वो खेत बढ़ नहीं सकता है। अब खरीद लें तो अलग बात है, लेकिन वो गांव में जो जितना खेत है, जितना हमारा ज़मीन है, वो तो उतना ही है, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। तो लैंड इज फिक्स्ड और स्टैटिक। समझेंगे क्या यहाँ कहा जा रहा है। देखिए, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन फतेहपुर। अब फिर से हम लोग फतेहपुर गांव पर आते हैं। वहाँ कहा, आपने देखा कि वहाँ का मेन एक्टिविटी क्या है, दैट इज फार्मिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग। About 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. तो कहा जा रहा है कि लगभग 3/4 जो लोग हैं, जो भी कामकाज कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो उनका कामकाज क्या है, खेती बाड़ी में ही लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, वो या तो खुद किसान हैं या खेतों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, फार्म लेबरर्स। The well-being of these people is closely related to production on the farms. और इनका जो भी ये लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, उनका जो है, उनका हित किस में है कि खेतों में अच्छे से पैदावार होते रहे, तभी तो उनको ठीक से कमाई होगी, उनका अनाज बिकेगा तो सबको पैसा मिलेगा और किसान की भी कमाई होगी। Since 1960, there has been no expansion in land area under cultivation.
और 1960 के बाद से जितना एरिया था खेती के लायक, उसमें आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। ज़मीन कहाँ से पैदा तो कर नहीं सकते हैं, जो भगवान ने जितनी ज़मीन बना दी उतना ही ज़मीन रहेगा। तो खेती लायक जो ज़मीन थी, अब हर जगह खेती भी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ उसमें भी नए नए तरीके करके लोग कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा ज़मीन पर खेती की जाए, तो उससे हमारा खेती लायक ज़मीन बढ़ जाता है। पहले जहाँ खेती नहीं होती थी, अब नया टेक्निक आ गया, नया तरीका आ गया, उससे हम वहाँ भी खेती कर सकते हैं। तो वहाँ भी इंक्रीज द लैंड केपेबल ऑफ फार्मिंग। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि 1960 के बाद से जो फार्मिंग केपेबल लैंड था, या लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन जिसे बोलते हैं, जो किसी भी तरह की खेती के में इस्तेमाल हो रहा हो, उसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है। आज देखिए 50-60 साल हो गए। By then, some of the waste lands in the village had been converted to cultivable land. क्योंकि 1960 तक ही जितने भी अगर कुछ परती ज़मीन वगैरह थे गांव के आसपास, जिसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता था खेती बाड़ी में, या कुछ बंजर ज़मीनें थीं जो पहले उस समय फैलो लैंड थी, जो उस समय या तो उसमें उग नहीं रहा था या उसको छोड़ा हुआ था, जो भी बोलिए, तो उसको जो है उसको खेती लायक ज़मीन में बनाया जा चुका था 1960 तक। सिंस देन देयर कुड बी नो एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद से खेती लायक ज़मीन में आज तक कोई खास एक्सपेंशन नहीं हो पाया है, यानी वो ज़मीन में कोई बढ़ोतरी, कोई इंक्रीज नहीं हो पाया। इन बिहार मोस्ट ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर फार्मिंग। अब अपने स्टेट की हम बात करें तो बिहार में जो ज़्यादातर ज़मीन है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ एग्रीकल्चर वो सब उसमें फार्मिंग होता है, खेती होती है। नो लैंड इज लेफ्ट यूजलेस। बिहार की बात करें तो यहाँ कोई भी ज़मीन बिना कोई इस्तेमाल के नहीं है। इन द रेनी सीजन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर द फार्मर्स ग्रो खरीफ क्रॉप्स, दैट इज पैडी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। बारिश का जब मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर, उस मौसम में किसान जो हैं खरीफ की फसल बोते हैं। खरीफ में आपको है मुख्यतः एक पैडी यानी धान होता है और हरी सब्जियां होती हैं। इन विंटर, दैट इज नवंबर टू फरवरी, दे ग्रो रबी क्रॉप्स, दैट इज व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड पोटैटो। और नवंबर से फरवरी का जो सर्दी का मौसम होता है, शरद काल होता है, शरद ऋतु कहते हैं, उसमें रबी की फसल, और रबी की फसलों में क्या क्या होता है, गेहूं, दाल यानी दलहन, ऑयल सीड्स यानी तिलहन, तेल की फसलें, एंड पोटैटो और आलू, मेनली ये होता है। गेहूं, दाल, दलहन, तिलहन और आलू ये उगाए जाते हैं ठंड के दिनों में। The farmers keep some of them for their use and sell the surplus at their nearby market और मंडी। किसान क्या करते हैं, जितना अपने इस्तेमाल के लिए होता है उसको वो रख लेते हैं सुरक्षित, और बाकी को वो अपने आसपास की बाजार, जिसे मंडी कहा जाता है, वहाँ जाके बेच देते हैं। On one part of the land, the farmers grow sugarcane which is harvested once in a year. और बहुत सारे किसान अपने ज़मीन के एक हिस्से में जो है गन्ना भी बोते हैं, जो कि साल में एक बार उसकी फसल तैयार करके ले ली जाती है। हार्वेस्ट मतलब फसल ले लेना, फसल उसकी मतलब कटाई कर लेना, जो भी है हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इट इज़ सोल्ड ईदर इन इट्स रॉ फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ जैगरी। तो गन्ने को या तो हम उसी गन्ने की तरह बेच देते हैं, या उसका हम लोग रस पेर के गुड़ बना के बेचा जाता है। तो बेचने के तरीके हैं, चाहे गन्ने के रूप में बिक जाए, या गन्ने को जो है वो आप उसका रस निकाल के उसको गुड़ बना के बेचा जाए। ना यहाँ एक बात आ रही है, नोट है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, though in the villages land is measured in local units such as acre, बीघा, कट्ठा, धूर etc.
जो स्टैंडर्ड है नापने का तरीका वो है हेक्टेयर में नापा जाता है ज़मीन को, लेकिन ज़्यादातर गांव शहरों में लोकल जो है नापने के तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिनमें की होता है एकड़, कट्ठा, धूर, बीघा, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। कितना ज़मीन है तो 7 एकड़, कितना ज़मीन है तो 10 बीघा, कितना ज़मीन है तो 2 कट्ठा, कितना ज़मीन है 10 धूर, इस तरह से मेज़र करते हैं। 1 hectares equals the area of a square with one side measuring 100 meters। तो आप जानते होंगे 1 हेक्टेयर जो होता है वो 100 बाई 100 मीटर, 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर, यानी कि अगर स्क्वायर है तो 100 मीटर साइड वाला स्क्वायर लैंड जो होगा, या रेक्टेंगल है जो भी है, कि 100 बाई 100, ठीक है, 100 मीटर बाई 100 मीटर का जो एरिया होता है उसको हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो ये तो ज़मीन को नापने के तरीके के बारे में एक नोट हो गया। दूसरा बात है, देखिए, नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं और दूसरे जगहों की बात कर रहे हैं, तो बिहार की तरह हर जगह नहीं है कि इतनी अच्छी सिंचाई सुविधाएं हर जगह मौजूद हैं। Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated। तो कहा जा रहा है कि सिंचाई की सुविधा कहाँ कहाँ अच्छी है हमारे देश में। एक तो जो नदियों के जो मैदान हैं, तो नदी के मैदानी इलाकों में नदियों का पानी अच्छे से उपलब्ध होता है, वहाँ सिंचाई अच्छे से होती है, इरिगेशन। और दूसरा जो समुद्र के किनारे तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन्स, समुद्र के किनारे वाले मैदानी हिस्से हैं, वहाँ भी पानी अच्छे से उपलब्ध होता है सिंचाई के लिए। यही 2 जगह हैं मेनली जहाँ सिंचाई की सुविधा अच्छे से उपलब्ध है। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्लेटू रीजन्स सच एज सदर्न प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन कंट्री। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसके विपरीत दूसरे जो प्लेटू वाले रीजन्स देखे, जहाँ पठारी क्षेत्र है, वहाँ सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम होती है, बहुत खराब होती है, वहाँ पानी उपलब्ध नहीं होता है आसानी से। जैसे कि हमारा पूरा सदर्न प्लेटू, जो पेनिनसुलर प्लेटू है साउथ इंडिया का, डेक्कन प्लेटू जिसे कहते हैं, या और भी साथ में अगल बगल हिली एरियाज हैं प्लेटू, उन सब में सिंचाई की सुविधा बहुत खराब है। जहाँ भी प्लेटू रीजन्स हैं, वो साउथ का हो, चाहे छोटा नागपुर हो या मालवा हो, प्लेटू बीच में जहाँ भी प्लेटू रीजन्स हैं, वहाँ पानी की सुविधा बहुत कम होती है। ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन कंट्री, अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। कहा जा रहा है कि टोटल जितना भी खेती का ज़मीन है, जहाँ खेती होती है, उसमें आज भी 40% से कम ही एरिया में सिंचाई होती है। बाकी सब जो है वो बारिश के ही पानी पर डिपेंडेंट होता है, या अपना ज़मीन में जो पानी है उसको पटाया नहीं जाता है। मात्र 40% जो खेती जहाँ होती है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो है वो अपने आप भगवान भरोसे रहते हैं। आज की ये हालत। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। वही जो मैंने कहा कि बाकी बड़े एरिया में जो है वो खेती बाड़ी बारिश के पानी पर ही डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है। बारिश हुई तो अच्छा खेती हो जाएगा, बारिश नहीं हुई तो फिर माथा पीटते रहिए। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट, दैट इज लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज स्टैटिक। लैंड डायनेमिक नहीं होता है कि आप जब मन चाहे अपना खेत को बड़ा कर लिए, खेत को छोटा कर लिए, नहीं। नेक्स्ट फीचर इज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। अब लैंड की जहां हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो अगला फीचर आता है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इसको आपको समझाया जा चुका है, पहले बताया जा चुका है।
रिवाइज कर दे रहा। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। किसी जमीन पर एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। एक ही ज़मीन पर साल में एक से ज़्यादा फसल उगाना, आपको बताया था कि लोग 3-3 फसल भी ले लेते हैं, 4-4 फसल भी ले लेते हैं, और जो सामान्य रूप से करते हैं तो वो साल भर में 1 या 2 फसल लेते हैं। तो जो एक से ज़्यादा फसल एक साल में एक ही ज़मीन से ले लेते हैं, इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। It is the most common way of increasing production on a given piece of land. और ये ज़मीन पर प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था, इसे पढ़ाया था, अब याद आएगा धीरे धीरे, कि एक ही ज़मीन है, अगर उस पर आप एक फसल ले रहे हैं, अगर 1 हेक्टेयर की आपके पास ज़मीन है, उस पर आप सरसों लगा रहे हैं, तो आपने अगर एक ही फसल लिया साल भर में, तो आपका कितना कल्टीवेबल लैंड हुआ? आपका 1 हेक्टेयर ही हो गया, क्योंकि उस पर आप एक फसल ले रहे हैं। मान लीजिए आप साल में 2 फसल ले रहे हैं, एक फसल एक सीजन में आप सरसों बो दे रहे हैं, दूसरे सीजन में उसमें आप गेहूं लगा दे रहे हैं, मान लीजिए, या चावल कुछ भी लगा दे रहे हैं, दाल लगा दे रहे हैं। तो अब आपका इफेक्टिव लैंड कितना हो गया? 2 हेक्टेयर हो गया, क्योंकि एक बार 1 हेक्टेयर पर आपने सरसों बोया, एक बार 1 हेक्टेयर पर आपने जो है दाल या गेहूं चावल लगाया। तो एक तरह से जमीन तो आपकी उतनी ही रही, लेकिन आपने उससे 2-2 फसल ले लिए, तो आपकी इनकम बढ़ गई। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का, लिमिटेड लैंड होने के बावजूद प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो हमें मल्टीपल क्रॉपिंग करना होगा। ऑल फार्मर्स इन फतेहपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। और फतेहपुर गांव जहां के हमने पढ़ा था, वहां का हर किसान कम से कम 2 मेन क्रॉप लगाता है साल में। मेन क्रॉप का मतलब जिसका खाने के लिए डायरेक्टली ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स मेनी फार्मर्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप। और इस इलाके की जहां हम बात कर रहे हैं फतेहपुर की, वहां कई सालों से, पिछले कई सालों से जो बहुत सारे किसान क्या करना शुरू कर दिए हैं कि वो 2 फसल तो लेते हैं, मान लीजिए चावल ले लिया, गेहूं ले लिया, उसके अलावा एक आपका आलू को भी एक फसल के रूप में वहां से वो उगा लेते हैं। तो 3 फसल हो गई साल भर। यहाँ आपको पिक्चर 1.4 में वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें गेहूं का भी डायग्राम है, हमें बाजरा है, यहाँ गन्ना है, पोटैटो आलू है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स का फोटो दिया गया। अब आते हैं, तो ये हमने देख लिया सेकंड, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। थर्ड फीचर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी लोगों के पास जमीन कितना कितना है, भगवान ने कितना कितना किसको बांटा, कितना कितना जमीन किसको मिला, यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। आज के डेट में लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं, किसके पास 1 कट्ठा है, किसके पास 2 कट्ठा है, किसके पास 1 बीघा है, किसी के पास 10 बीघा है, किसके पास 100 बीघा है। ये इस तरह का जो है, इसको समझना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। 1 मिनट, थोड़ा पानी वानी पी लो। हाँ बोलो।
हाँ, ओके। नाउ वी विल स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझ गए हाउ मच लैंड इज अवेलेबल विथ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फार्मर्स, वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। देखिए, you must have realized how important land is for farming। तो पहले तो हम समझें कि अगर खेती बाड़ी की बात करें, कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़मीन। आज देखिए, ज़मीन के लिए मार काट लगा हुआ है, गोलीबारी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, परिवारों में झगड़ा झंझट, परिवार में आपस में दूसरे जगह गोतिया से, सब से जो है जितना झगड़ा, सब किस चीज़ को लेके है? ज़मीन को लेके। तो ज़मीन कितनी ज़रूरी है, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, मकान बनाना हो, कोई कुछ भी लगाना हो, ज़मीन ही सबसे वैल्यूएबल चीज़ है आज के डेट में। सो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। खेती बाड़ी तो जहाँ है गांव में, तो वहाँ तो ज़मीन ही सब कुछ है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो भी लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, उनमें सभी लोगों के पास सही उचित मात्रा में ज़मीन खेती के लिए नहीं है। तो देखा जाए, गांव में ही देखे जाए, कुछ किसान होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है, कुछ किसान के पास इतना कम होता है, ज़्यादातर किसान के पास, कि वो बेचारे अपना पेट भी मुश्किल से भर पाते हैं। तो जो ज़मीन है वो बहुत अलग अलग मात्रा में, अलग अलग क्वांटिटी में अवेलेबल है। लोग कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है। वही हाल पैसों का है, देख लीजिए, किसी के पास अरबों करोड़ों रुपए है, किसी के पास 1000 भी नहीं है। तो इस तरह का बहुत डिस्पैरिटी है, नॉट यूनिफॉर्म। तो ज़मीन का भी वही बात है, कुछ किसान के पास बहुत ज़मीन है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। In the decade 1960 to 70, Murari, a farmer, had 3 hectares of largely unirrigated land। एक केस लिया जा रहा है फतेहपुर गांव का कि 60-70 का जो डेकेड था, उसमें एक किसान था मुरारी नाम का, जिसके पास की 3 हेक्टेयर का अनइरिगेटेड यानी ज़मीन था, लेकिन ऐसा ज़मीन था जिसमें कोई सिंचाई की सुविधा नहीं थी। मुरारी विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स कल्टिवेटेड द लैंड। तो मुरारी क्या करता था, उसके 3 बेटे थे, उन तीनों बेटों की मदद से उस ज़मीन पर वो खेती करता था। Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income by selling the milk of 2 buffaloes that the family possessed। तो कहा जा रहा है कि उन 3 हेक्टेयर ज़मीन पर जो है वो अपने 3 बच्चों के साथ मिल के खेती बाड़ी करता था, और उससे उसका गुजारा चल जाता था। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, उनके पास 2 भैंसें भी थीं, जिनका वो दूध बेच के कुछ उससे अलग कमाई हो जाती थी, और उससे वो अपना गुजारा ठीक ठाक चला लेते थे। आफ्टर मुरारीज डेथ दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। अब फिर क्या हुआ, समय बीतने के साथ धीरे धीरे मुरारी बूढ़ा हो गया, उसकी मौत हो गई, और उसकी ज़मीन जो है वो उसके 3 बच्चों में बांट दी गई। तो बांट दी गई तो कितना हो गया? Now each one had a plot of land that was only 1 hectare in size। अब जो है तीनों बच्चों के बांट गया, तो 1-1 हेक्टेयर ज़मीन उनके पास रह गई सिर्फ। Even with improved irrigation and modern farming method, Murari's sons are not able to make a living from 1 hectare of land। अब मुरारी के जो बेटे हैं, जिनके पास 1-1 हेक्टेयर की ज़मीन उनको मिली, तो कितना ही वो नए तरीके इस्तेमाल कर ले, लेकिन 1 हेक्टेयर ज़मीन से वो अपना गुजारा खेती करके नहीं कर पा रहे हैं। Some of the farmers in this village have the land quite large in size,
बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिवाइडिंग फैमिली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज अनइक्वल। कहा जा रहा है कि उस गांव के कुछ किसान जो हैं उनके पास तो बहुत बड़े एरिया में ज़मीन है, लेकिन कुछ लोग के पास चूँकि बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और परिवार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके पास ज़मीन जो है वो बहुत कम ज़्यादा रह गई है। दैट इज़ टू से सम ऑफ द फार्मर्स हैव लार्ज पीसेज ऑफ लैंड बट मोस्ट ऑफ देम हैव लेस। कुछ किसानों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज अनइक्वल इन दिस विलेज। तो इस गांव में अगर कहा जाए कि ज़मीन का जो बंटवारा है, वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग डिफरेंट पीपल, इट इज़ वेरी अनइक्वल। वो बहुत अलग अलग है, मतलब किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है लेकिन बहुतों के पास बहुत कम ज़मीन। नाउ देयर इज अ पिक्चर 1.5. We can see different activities that are done in the fields in agriculture. Work on the fields. First is harvesting wheat crop. एक जगह गेहूं की कटाई, देखिए अभी होने वाला है गेहूं का कटाई का मौसम आ ही गया है, कटाई होगा अब। तो गेहूं की कटाई का दिखाया जा रहा है एक फोटो में। सोइंग, एक जगह बीज बोते हुए दिखाया जा रहा है। स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, एक में जो है केमिकल का छिड़काव करते दिखाया जा रहा है। प्लाविंग बाय मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स, और जोतते हुए खेत को एक जगह पुराने तरीकों यानी बैलों से ही जोता जा रहा है, दूसरी तरफ जो है गाड़ी से, ट्रैक्टर से जोता जा रहा है, जो कि नया तरीका है। तो ये सब हम पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लैंड के बारे में हमारा सफिशिएंट डिस्कशन हो गया। तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी हैव स्टडीड प्रॉपरली, दैट इज लैंड। उसके फीचर्स भी हमने, और बिहार में किस तरह से है सिचुएशन, थोड़ा सा हमने उसको देखा। नेक्स्ट फैक्टर इज लेबर। लेबर का मतलब होता है मेहनत, ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, जो भी लोग काम करते हैं उनको भी लेबर कहा जाता है, और काम को भी लेबर कहा जाता है। काम करने वाले को भी लेबर कहा जाता है, हालांकि लेबरर कहा जाता है प्रॉपर। और लेबर का मतलब हुआ एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट। नाउ देखिए, लेबर इज द मोस्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। मेहनत, परिश्रम, श्रम कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है, जो घटक, जो कारक है, वो है मेहनत, श्रम, लेबर। बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के कोई काम नहीं हो सकता है। आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, वो भी जब तक आप हाथ से उठा के डालिएगा नहीं मुंह में, खाना पेट में जाएगा, पेट भरेगा नहीं। खाना भी बिना मेहनत के नहीं हो सकता है। खाना पकाना पड़ता है, पकाने के बाद बैठ के खाना भी पड़ता है। आप सोचिए कि अपने आप पेट भर जाए बिना हाथ पैर हिलाए, नॉट पॉसिबल। तो ह्यूमन एफर्ट, जिसे हम लेबर कहते हैं, लेबर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, बिना कोई मेहनत, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ ऐसा है कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा कोई चीज़ होगी नहीं, कोई चीज़ बदलाव नहीं। किसी भी चीज़ में आप किसी भी तरह का बदलाव करना है, देखिए आपको रोटी बनाना है तो गेहूं दे दिया भगवान ने, गेहूं भी उगाने के लिए बहुत मेहनत है। मान लीजिए आपको गेहूं उगा के किसान ने दे दिया, तो गेहूं को क्या करिएगा? गेहूं चबा लीजिएगा, खाली गेहूं चबा लीजिएगा तो बहुत अच्छा। नहीं तो गेहूं को पिसवा के आटा भी आ गया आपको, चलिए आपको बना बनाया आटा मिल गया, आटा को क्या करिएगा? फाँकिएगा? अगर फाँक सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या है, आटे को गूँथना पड़ेगा पहले कुछ बनाने के लिए। मेहनत, बिना मेहनत के आटा अपने आप से वो डो बन जाएगा? नहीं, उसको आपको मेहनत करना पड़ेगा, सानना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। आटे को आप, चलिए आपको कोई मिला के डो भी आपको रख दिया, गूथा हुआ आटा रख दिया, अपने आप उसका रोटी बन जाएगा? उसका आपको रोटी बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको डो को लेके उसको टुकड़े करके उसको जो है लोई बना के उसको
बेलना पड़ेगा रोटी की तरह, उसके बाद उसको सेकना पड़ेगा और तब जाके खाना बनेगा तो आप खाइएगा। ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट, वर्क। So labor is the most necessary factor of production. No production is possible without labor. बिना लेबर कोई प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। There are two types of labor. अब देखिए लेबर जो होती है, परिश्रम जो होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट इज फिजिकल लेबर एंड टू इज मेंटल लेबर। तो लेबर दो तरह का है, एक जो शरीर से होता है, दूसरा जो दिमाग से होता है। दिमाग से भी होता है, वो भी मेहनत है, शरीर से होता है वही मेहनत है। तो ऑफिस में जाने वालों को ज़्यादा दिमाग का मेहनत करना पड़ता है और बाहर काम करने वालों को ज़्यादा शरीर का मेहनत करना पड़ता है। दोनों को ही मेहनत करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि फ्री में बैठा हुआ सबको, अफसर लोग को पैसा मिल रहा है। आप कहेगा आईएएस तो सर कुछ करता नहीं, उसको पैसा इतना मिलता है। उसको दिमाग का मेहनत है, उसको दिमाग का इतना मेहनत। पेंटर्स एक हमने पढ़ा था, तो पेंटर एक कहता है कि हमारा कभी कभी काम इतना मेहनत हो जाता है कि वो लगता है कि मजदूर की मेहनत की तरह का कड़ा मेहनत हो जाता है। तो पेंटर है, उसको क्या है, उसको शारीरिक, उसको क्या रिक्शा चलाना है? नहीं। बोझ ढोना है? नहीं। पेंट करता है, लेकिन उसमें भी उसकी दिमागी मेहनत बहुत है। तो मेहनत दो तरह का हो सकता है, एक तो जो शरीर से मेहनत है जिसमें एफर्ट लगता है काफ़ी, दूसरा है जो मेंटल लेबर है, जो दिमाग से, उसमें बहुत जोर लगता है। जो शरीर से मेहनत करता है वो दिमाग वाला मेहनत नहीं कर सकता है। आप किसी जो बहुत बोझ उठाने वाला है, काम करने वाला, उसको कोई जो है आप दे दीजिए कि देखो इसको चेक कर दो तो ज़रा, जो ये है अकाउंटिंग है या डिटेल्स है, कहेगा माथा दर्द मत करो, अपना काम करो, हमको छोड़ दो। वो नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता है। वाई? बिकॉज ही इज हैबिचुअल फॉर फिजिकल वर्क, ही कैन नॉट डू मेंटल वर्क। और दूसरी तरफ जो मेंटल वर्क करने वाला है उसको दे दीजिए फिजिकल वर्क, आईएएस को कह दीजिए कि जरा ये बोझ जो है ढो दीजिए यहाँ से वहाँ, उसका हालत खराब हो जाएगा। He cannot, because he is trained for mental work, not physical work. So there can be two types of labor, that is physical and mental. Both types of labor are used for production. दोनों तरह के लेबर का प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। Labor is known as active factor for production. अब देखिए लेबर को कहते हैं एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिजिकल एंड मेंटल लेबर शुड बी डन फॉर इकोनॉमिक पर्पस। तो कहा जा रहा है कि लेबर को हम एक्टिव फैक्टर कहते हैं क्योंकि ये गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। अभी पीछे हमने पढ़ा लैंड इज स्टैटिक, जमीन है तो जमीन स्टैटिक होता है, वो अपने आप जैसे है वैसे है। उसके ऊपर आप फैक्ट्री बना लीजिए, खेत कर लिए, कुछ भी कर, बिल्डिंग बना दिए, वो वैसे ही का वैसा रहेगा। इट इज इनएक्टिव। जबकि लेबर, आदमी जो मेहनत करता है वो है एक्टिव है, क्योंकि वहां वो अपने हिसाब से काम करता है, उसको हम एक्टिव फैक्टर कहते हैं। और यहाँ करा, लेकिन किसी भी काम को, मेहनत को, अगर उसको इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनना है, काउंट किया जाना है, तो वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए होना चाहिए। जैसे आप बैठ के सारी किताबों को फाड़ डालिए, तो आप कहिए कि सर बहुत मेहनत हुआ, तो आपका वो मेहनत, आपका वो जो लेबर हुआ, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा। आप तो डिस्ट्रॉय किए, क्रिएट कहाँ की यूटिलिटी? जो किताब बनी हुई थी उसको भी आप फाड़ दिए, एक एक करके सबको नोच दिए। तो वर्क जो है, कोई एफर्ट जो है, उसको तभी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे जब वो इकोनॉमिक सेंस में किया गया हो। हाँ, आपने कुछ पन्ने थे उनको बाइंडिंग करके किताब बना दिया, वो मेहनत आपकी मानी जाएगी, हाँ ये इकोनॉमिक वर्क हुआ है, क्योंकि आपने यूटिलिटी क्रिएट किया। जो पेजेस फैले हुए थे उसको बाइंड करके आपने एक बुक बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक जो बुक बनी हुई थी उसके आपने एक एक पन्ना नोच दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, तो वो मेहनत उसमें भी लगा, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वहां प्रोडक्शन नहीं किया, आप तो डिस्ट्रक्शन किए।
तो ये बात को समझना है कि मेहनत, किसी भी तरह की मेहनत को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, आप लगे हुए हैं किसी का घर तोड़ने में, आप लगे हुए हैं किसी को उलझाने में, परेशान करने में, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब आप कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क में, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तब उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उस मेहनत को कहेंगे। दैट इज टू से आफ्टर लैंड लेबर इज मोस्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। जमीन के बाद यानी लैंड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? लेबर। इसको इसी क्रम में याद रखेंगे और लिखेंगे भी कहीं आंसर में, जब ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चर्चा करेंगे तो लैंड की ही चर्चा करेंगे, उसके बाद आप लेबर की चर्चा करेंगे। ये नहीं कि किसी भी क्रम में पहले लेबर कर रहे हैं उसके बाद लैंड कर रहे हैं, नहीं। आंसर लिखने का तरीका होता है सिस्टमैटिक, जो हम बुक्स में देखते हैं या कहीं स्टैंडर्ड जगह देखते हैं वही हमें फॉलो करना है। अधिकारी की पहचान यही है, वो स्टैंडर्ड तरीके से काम करता है, उल जुलूल तरीके से नहीं करता है, कभी इसको कर दिया कभी उसको कर दिया, नहीं। और अधिकारी को होता भी, लोग जाते हैं फाइल बना के उठा के फेंक देता है, क्या बेहुदा तरीके से, अच्छे से लाइए। कोई कागज़ है, एप्लीकेशन, आपको कहा जाता है कि अच्छे से लिख के लाइए, नहीं तो टाइप करके लाइए। अधिकारी के पास तो जाएगा तो टाइप होके जाएगा, ऐसे है तो आप भले हाथ से उसको अच्छे से लिख के ले जाइए। तो अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से काम करना है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। किसी भी प्रोडक्शन में बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। फॉर कल्टिवेशन स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विथ देयर फैमिलीज देमसेल्व्स वर्क इन देयर फील्ड्स। अगर खेती बाड़ी की बात करें तो छोटे किसान जो होते हैं बेचारे, उनका पूरा परिवार अपनी कड़ी मेहनत करता है अपने खेतों में। Thus they provide the labor required for farming themselves। तो जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान होते हैं, वो जो लेबर होता है वो खुद ही अपने परिवार के द्वारा ही इस्तेमाल करते हैं। लेबर मेहनत मजदूरी के लिए अलग से लोग नहीं रखते हैं, बल्कि खुद ही अपनी मेहनत करते हैं। करना भी चाहिए, अपना मेहनत कोशिश करना चाहिए, जितना करना चाहिए खुद। दैट इज़ द वे ऑफ ए प्रॉपर लाइफ। तो एक अच्छा जीवन जिएंगे। अपना मेहनत कभी दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। हाँ, जहाँ आप अपने अलावा आपको मेहनत की ज़रूरत है वहाँ लीजिए, कराइए जो कुछ है, लेकिन कभी अपने हिस्से की मेहनत को कभी दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। ओके। और एक अधिकारी का बताओ सबसे बड़ा गुण होता है विषय कि जितना वो अपने लेवल पर मेहनत करेगा उतना ही उसका नाम होगा, उसका तारीफ होगा, उसका अच्छा होगा, बेनिफिट होगा उसके लिए। या जो आप लोग तैयारी करते हो, जितना अपनी मेहनत को दूसरों पे डालिएगा, टालिएगा कि अच्छा वो मेहनत करके दे दे, तो उतना ही आपका जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, आपको क्रेडिबिलिटी नहीं, आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा, या आप सिविल सर्विस में सक्सेसफुल नहीं होंगे। जितना ज़्यादा खुद मेहनत करेंगे, अपने पर अपना जो काम है खुद करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जितना दूसरों पे काम टालिएगा उतना पीछे होते जाइएगा। तो सिविल सर्विस में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बैठने का नौकरी नहीं है, लेकिन हाँ हर किसी को मेहनत करना है, ये भी सच्चाई है। चलिए, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जो मझौले या बड़े स्तर के किसान होते हैं तो वो क्या है, उनको चूँकि ज़्यादा ज़मीन होता है, ज़्यादा ये मेहनत की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वो किराए पर जो है लोगों का जो है इस्तेमाल करते हैं, लोगों को, मजदूरों को काम पर रखते हैं ताकि वो उनके खेतों में काम कर सकें। मोस्टली फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब कहें कि आखिर खेत में काम करने वाले मजदूर कहाँ से आते हैं? तो जो खेत में काम करने वाले मजदूर ऐसे लोग होते हैं या तो जिनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं होता है उनके परिवार के पास, या वो छोटे मोटे बहुत छोटे प्लॉट होते हैं उनके पास अपना ज़मीन का, तो उसके अलावा वो दूसरों की ज़मीनों पर काम करते हैं। हार्डली एनी लेबरर हैज़ हिज ओन लैंड। बहुत ही कम मजदूर ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन होती है। मोस्टली दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग ऑन द फील्ड्स पोजेस्ड बाय अदर्स, नॉट द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। तो ये कह रहा है कि जितने भी ज़्यादातर जो मजदूर होते हैं वो दूसरों की ज़मीनों पर जो है फसल उगा के उससे जो है मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं, अपना
जीविका कमाते हैं, लाइवलीहुड। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय फार्मर फॉर होम दे वर्क। तो उनको जो है, जो तनख्वाह जो है वो किसान के द्वारा, वो सॉरी हाँ, जिस किसान के लिए काम करते हैं उसके द्वारा मजदूरी या तनख्वाह जो बोलिए वो दिया जाता है मेहनत के लिए। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप। जो मजदूरी दिया जाता है, जो मेहनताना दिया जाता है, वो या तो कैश हो सकता है या काइंड यानी किसी वस्तु के रूप में होता है। सामान्यतः जो काम करने वाले होते हैं तो उनको अनाज ही, फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता है कि लीजिए इतना आपको अनाज दिया जाता है आपकी मेहनत के बदले, या और कोई चीज़ दिया जा सकता है या पैसे दिए जा सकता है। तो कैश और काइंड, काइंड का मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ गुड्स। खेती हो रही है तो उसको अनाज का एक हिस्सा कि ठीक है आपको इतना मन दे देंगे आपको, तो इस तरह से वो आपका काइंड में भी मेहनत का पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ वेजेस को हम समझते हैं। व्हाट इज वेजेस? द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम दैट द लेबरर्स आर पेड फॉर देयर लेबर इज वेजेस। वेजेस क्या है? तो वेजेस कहते हैं, अगर इकोनॉमिक्स में हम कह रहे हैं तो वेजेस हमारे नेशनल इनकम का वो हिस्सा है जो कि मजदूरों को उनकी मेहनत के एवज में दिया जाता है। जो भी काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको उनकी मेहनत के बदले में जो पैसे या जो भी चीज़ दी जाती है उन्हीं को हम वेजेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द प्राइस पेड फॉर लेबर इज वेजेस। मेहनत के बदले जो कीमत चुकाई जाती है उसी को हम वेजेस कहते हैं। वेजेस कैन बी फिजिकल और मेंटल। और ये जो वेजेस हैं ये फिजिकल हो सकता है, यानी किसी वस्तु के रूप में हो सकता है, यानी कि चाहे वो कैश के रूप में हो या जो है आपका वो कोई सामान के जैसे अनाज के रूप में हो, ये तो फिजिकल हो गया। या मेंटल, तो मेंटल होता है मतलब उसका कोई फिजिकल यानी कि लिखा पढ़ी हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है भाई आपको इतना पैसा बनता है, आप कभी ले लीजिएगा, मेरे यहाँ जमा है। उनको पे नहीं किया जाता है, मान लिया जाता है कि हाँ हम आपको इतना देना बनता है, कभी भी आप मांग लीजिएगा आपको मिल जाएगा, आप इतना मेहनत किए उसका आपका इतना पैसा बनता है। तो वो फिजिकल भी वेजेस हो सकता है या मेंटल हो सकता है कि ठीक है आपको समय आने पर इतना इतना जो भी है आपको चाहिए होगा हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वो सिर्फ मेंटल उसको सेटिस्फैक्शन हो गया कि ठीक है भाई मेरा वेजेस मिल गया, आपको मालिक ने ये कह दिया कि इतना इतना है, आपको कभी भी ज़रूरत होगा या जब होगा मन आप लाके अपना ले जाइएगा, तो वो मेंटल वेजेस हो गया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, फिर मार्शल प्रोफेसर क्या कहते हैं कि लेबर मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन वेदर इट इज डन बाय हैंड्स और बाय ब्रेन। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कोई किया जा रहा है, आर्थिक गतिविधि यानी कि जिसमें पैसे कुछ कमाई लेन देन ये सब जुड़ा हुआ है, तो ऐसे काम चाहे वो हाथ से किए जाए चाहे दिमाग से किए जाए उनको हम लेबर कहेंगे। यानी जो बैठ के लोग दिमाग कंप्यूटर पर खपाते रहते हैं, कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, वो भी लेबर है, वो भी वर्क है। उनको फ्री का नहीं मिल रहा है कंप्यूटर पर बैठ के, कंप्यूटर बैठ के कुछ करते रहते हैं तो वो उनका लेबर है। दूसरा तरफ हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो, खोद रहा हो, मिला रहा हो, जाके पहुंचा रहा हो, वो भी लेबर। तो लेबर कैन बी फिजिकल और मेंटल, चाहे वो हाथ से किया गया लेबर हो या दिमाग से किया गया मेहनत। तो इस तरह हमारा लेबर जो है ख़त्म हो गया। लेबर भी सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम भी थक गए। चलिए तो आज इतना, इसको लिख लीजिएगा। अब जो है जो भी आपका आ रहा है सबको है, अच्छा कोशिश करिएगा थोड़ा थोड़ा लिख लेने का, अगर जितना जितना लिख सकते हैं तो फ़ायदा करेगा, और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है।
कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो फिर पूछ लीजिएगा। तो लेबर ख़त्म हो गया, कल नेक्स्ट हम कैपिटल शुरू करेंगे थर्ड फैक्टर। 8 बजे से क्लास रहेगा। ठीक है, को एक्चुअली आजकल थोड़ा सा यहाँ चूँकि मैडम नहीं है ना, तो हमको घर का कुछ देखना पड़ जाता है। तो लेकिन कोशिश करेंगे, मंडे से कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग ही आपका कर दें 8 बजे से। 7 बजे से भी रहेगा तो 10 बजे तक रहेगा तो चलिए, ठीक करेंगे। ठीक ठीक। ओके।